रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं, खासकर भारत जैसे देश में। हाँ बिल्कुल, जहाँ सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव में हम दो पेंशन योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। एक तो है जानी पहचानी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, जी। और दूसरी है एक बिल्कुल नई स्कीम, इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस। हाँ, यूपीएस। ये दोनों ही रिटायरमेंट के बाद मतलब पैसे की टेंशन कम करने का वादा करती हैं, लेकिन तरीके बहुत अलग हैं। कैसे? देखिए, एनपीएस तो मार्केट से जुड़ा हुआ है, मतलब रिटर्न की गारंटी नहीं, जबकि यूपीएस ये खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है। अच्छा। हाँ, और इसमें एक गारंटीड पेंशन का वादा है। और हाँ, हम थोड़ा सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिशन साफ है। इन दोनों में एनपीएस और यूपीएस में मेन फर्क क्या है, किसके क्या फायदे हैं और किसके लिए कौन सी बेहतर? बिल्कुल, खासकर उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिन्हें ये ऑप्शन मिलने वाला है चुनने का। तो चलिए एनपीएस से ही शुरू करते हैं। ये है क्या असल में, कैसे काम करता है? एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, इसे पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब आप कितना पैसा डालेंगे वो तय है, पर रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। ज्यादातर लोगों के लिए ये वॉलंटरी है, मतलब मर्जी है तो लें। मैंने सुना है इसमें दो तरह के खाते होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। हाँ सही सुना है। टीयर 1 जो है वो मेन रिटायरमेंट अकाउंट है। उसमें साल में कम से कम 1,000 रुपए डालने होते हैं और पैसा निकालने के नियम थोड़े सख्त हैं। अच्छा। और टीयर 2 वो एक तरह का सेविंग्स अकाउंट जैसा है, वॉलंटरी। उसमें कम से कम 250 रुपए से खोल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन टीयर 2 के लिए टीयर 1 होना जरूरी है। हाँ, पहले टीयर 1 होना चाहिए, तभी टीयर 2 खुलेगा। और इसमें पैसा कहाँ लगता है, मतलब इन्वेस्ट कैसे होता है, क्या हम चुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। दो ऑप्शन है। एक एक्टिव चॉइस, जिसमें आप खुद तय करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, इक्विटी यानी शेयर्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड में या कुछ और अल्टरनेटिव फंड्स में। इक्विटी में टीयर 1 में 75% तक लगा सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन? दूसरा है ऑटो चॉइस। इसमें आपकी उम्र के हिसाब से आपका पैसा अपने आप एडजस्ट होता रहता है। मतलब जब आप जवान हैं तो इक्विटी में ज्यादा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पैसा ज्यादा सुरक्षित जगहों जैसे बॉन्ड्स वगैरह में शिफ्ट होता जाता है। ये तो बढ़िया है। और ये जो पोर्टेबिलिटी वाली बात है, नौकरी बदली तो? हाँ, ये बड़ा फायदा है। एनपीएस पूरी तरह पोर्टेबल है। आप नौकरी बदलें, शहर बदलें, आपका एनपीएस अकाउंट, वो जो प्रान नंबर होता है, वो सेम रहता है, कहीं नहीं जाता। अच्छा, और पैसे निकालने का क्या है रिटायरमेंट से पहले? कुछ खास जरूरतें हों, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या कोई सीरियस बीमारी, तो 3 साल बाद आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। कितना? अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक। और ऐसा आप पूरी अवधि में मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। और 60 साल पर रिटायरमेंट के वक्त? 60 साल पर आप टोटल जमा पैसे का 60% तक एक साथ निकाल सकते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। और बाकी 40%? बाकी के 40% से आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है, मतलब एक पेंशन प्लान जिससे आपको रेगुलर पेंशन मिलती रहे। और टैक्स बेनिफिट्स, इसे ट्रिपल टैक्स बेनिफिट कहते हैं ना? जी हाँ, क्योंकि 3 जगह टैक्स बचता है। जब आप पैसा डालते हैं सेक्शन 80CCD1, फिर एक एक्स्ट्रा 50,000 की छूट मिलती है 80CCD1B। हाँ, ये 50,000 वाली एक्स्ट्रा छूट काफी पॉपुलर है। बिल्कुल। और अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर भी टैक्स बेनिफिट है 80CCD2। और फिर मैच्योरिटी पर जो 60% निकालते हैं वो भी टैक्स फ्री है। तो 3 फायदे हो गए। समझ गई। चलिए अब आते हैं यूपीएस पर। ये बिल्कुल नई चीज है, ये एनपीएस से कैसे अलग है? यूपीएस यानी इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम, ये 1 अप्रैल 2025 से आ रही है और ये सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर। अच्छा, ऑप्शन के तौर पर। हाँ, इसे हाइब्रिड कह रहे हैं क्योंकि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस जैसी गारंटी भी है और एनपीएस जैसा कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम भी, दोनों का मिक्सचर। इंटरेस्टिंग। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% देगा, सरकार भी 10% देगी। तो ये तो एनपीएस जैसा ही हुआ। नहीं रुकिए, सरकार गारंटी देने के लिए एक्स्ट्रा 8.5% और देगी। ओ, मतलब सरकार का टोटल कंट्रीब्यूशन 18.5%? जी हाँ, कर्मचारी के 10% के बदले सरकार का 18.5%। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन है गारंटीड भुगतान। गारंटी कितनी? अगर कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी करता है तो रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीने की जो एवरेज बेसिक सैलरी होगी उसका 50% पेंशन मिलेगी।
गारंटीड। 50%? ये तो ओपीएस जैसा ही लग रहा है। हाँ, काफी हद तक। और अगर मान लीजिए 25 साल नहीं हुए पर कम से कम 10 साल की सर्विस है तो भी मिनिमम 10,000 रुपए महीने की पेंशन तो मिलेगी ही, महंगाई भत्ते के एडजस्टमेंट के साथ। ये गारंटी तो बहुत लुभावनी है, लेकिन आपने कहा कुछ पेच है। हाँ, दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, यूपीएस चुनने का फैसला अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। मतलब एक बार चुन लिया तो बस वापस एनपीएस में नहीं जा सकते। ओह, ये तो बहुत बड़ा फैसला हो गया। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर कोई कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है, तो उसे ये गारंटेड पेंशन नहीं मिलेगी। क्या मतलब पोर्टेबल नहीं है? नहीं, गारंटी वाली पेंशन के लिए नौकरी पूरी करनी होगी या रिटायर होना होगा। ये एनपीएस की पोर्टेबिलिटी से एकदम उल्टा है। एनपीएस तो आप प्राइवेट जॉब में जाइए, अपना काम करें, साधने जा सकते हैं। ये तो वाकई बड़ा फर्क है। और निवेश के विकल्प, निकासी के नियम वो भी अलग होंगे? हाँ, यूपीएस में निवेश के विकल्प एनपीएस जितने नहीं होंगे, सीमित रहेंगे। और रिटायरमेंट पर जो एकमुश्त पैसा मिलेगा उसे कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग है। वो आपके अपने फंड और एक बेंचमार्क फंड की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। थोड़ा जटिल हो सकता है समझना। तो अगर संक्षेप में कहें, मेन फर्क क्या है दोनों में? देखिए, एनपीएस सबके लिए है, मार्केट लिंक्ड है, फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है और रिटर्न मार्केट रिस्क पर है। ठीक है। यूपीएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए गारंटीड पेंशन देता है, कम फ्लेक्सिबल है, इस्तीफे पर पोर्टेबल नहीं है और इसमें गारंटी का रिस्क सरकार ले रही है। ये सबसे बड़ा फर्क है। जोखिम का फर्क, एनपीएस में निवेशक का जोखिम, यूपीएस में सरकार का। सही। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी यूपीएस ले ले और साथ में एनपीएस में भी अलग से इन्वेस्ट करे? हाँ, ये मुमकिन है। अगर कोई कर्मचारी यूपीएस चुनता है तो भी वो ऑल सिटीजन मॉडल के तहत अलग से अपना एनपीएस टियर 1 और टियर 2 अकाउंट खोल सकता है। उसमें अपना अलग से निवेश जारी रख सकता है। ओह, ये तो अच्छा ऑप्शन है एक्स्ट्रा सेविंग के लिए। हाँ, शायद अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को और बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। और हमने शुरू में ईपीएस का जिक्र किया था, वो क्या है जल्दी से बता दें। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 तक है। ईपीएफओ इसे चलाता है, ये कंपलसरी है। इसमें पैसा कौन डालता है? इसमें मेन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है, सैलरी का 8.33% और थोड़ा सा सरकार का 1.16%। कर्मचारी का डायरेक्ट पैसा नहीं जाता इसमें। ये एक फिक्स्ड, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, पेंशन देती है। इसे एनपीएस के साथ भी रखा जा सकता है। एक बेसिक सेफ्टी नेट समझ लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि एनपीएस फ्लेक्सिबिलिटी और मार्केट ग्रोथ का चांस देता है, यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को गारंटेड इनकम की सेफ्टी देता है और ईपीएस एक बेसिक कवर है। बिल्कुल सही। अब चुनना किस पर निर्भर करेगा? ये तो हर व्यक्ति के अपने रिस्क लेने की क्षमता, नौकरी का प्रकार और रिटायरमेंट में वो क्या चाहते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यूपीएस का वो अंतिम और अपरिवर्तनीय वाला क्लॉज और नौकरी छोड़ने पर गारंटी खत्म होने वाली बात, इसे एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला बना देती है। बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है, यूपीएस में गारंटी का जो बोझ है वो सरकार उठा रही है। हाँ, तो लंबे समय में इसका सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा? और क्या ये मॉडल भविष्य में दूसरे सेक्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कोई नजीर बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। जी, ये आगे देखने वाली बात होगी। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।